नमस्कार भैया जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मेरे छोटे से ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा कि आप मकान बनवाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें। भाई, सबसे पहले मकान बनवाते समय आप अपनी फुटिंग, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम का ध्यान रखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आपको फाउंडेशन, फुटिंग का, प्लिंथ बीम का क्या मतलब होता है। आप इस वीडियो को देखो। आपको पता है कि प्लिंथ बीम जो होता है आपके घर के मजबूती का बेस होता है, जो आपके पूरे घर और दीवारें को लोड को सपोर्ट करता है। क्या करता है, जितने भी लोड होता है उसको सेफली कहाँ हमारे नीचे जो फाउंडेशन होता है, नींव होता है, वहाँ तक उसको ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसे में अगर प्लिंथ बीम अगर आपका सही से और मजबूत नहीं बना तो फिर ऐसे बेकार का जो प्लिंथ बीम हम बस दिखावे के लिए बना देते हैं, जो हमारा एक ठेकेदार बना देता है। तो वैसे प्लिंथ बीम बनाने से क्या फ़ायदा, जो आपके घर की मजबूती भी ना दे और उस प्लिंथ बीम को बनाने में आपके काफ़ी पैसे भी लग जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आप प्लिंथ बीम बनवाने जा रहे हैं अपने घर में, अगर आप उसका तैयारी करवा रहे हैं कि अब प्लिंथ बीम का हमारा निर्माण होगा, तो देखिए जो ठेकेदार होता है वो थोड़े से अपना पैसा वहाँ पे समय का बचत करने के लिए, लेबर का बचत करके कुछ पैसा बच जाए, तो थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो क्या करता है, आपके प्लिंथ बीम में बहुत सारी मिस्टेक करता है, गलतियाँ करता है और आपके घर के मजबूती के साथ खिलवाड़ करता है, क्योंकि आपको उसकी तो जानकारी होती नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लिंथ बीम बनाने का सही तरीका क्या है और इसमें क्या क्या गलतियां की जाती हैं, तो इस वीडियो में आपको 10 से 12 ऐसे इंपॉर्टेंट गलतियां बताऊंगा, मिस्टेक बताऊंगा और उसको सही के तरीका क्या है बनाने का वो भी बताऊंगा। आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए, तब आपको अपने प्लिंथ बीम का काम करवाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझनी है कि प्लिंथ बीम की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जो प्लिंथ बीम का हाइट आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी ऊँचाई पर प्लिंथ बीम देना है, यानी अपना जो फर्श का लेवल है वो कितनी ऊँचाई पर देना है। तो जो आपका रोड आया है आपके घर के सामने, वो अगर पक्का रोड बना है, अब वो नहीं बनना है, तो उस रोड से कम आपको 1.5 से 2 फीट ऊपर आपका जो फर्श लेवल है यानी प्लिंथ बीम देना है। ठीक है, अब उतना रखेंगे तो क्या है कि आपका फ्यूचर में रोड बनेगा नहीं, तो वही लेवल पे आपका आराम से काम चल जाएगा। अब वहीं अगर आपके घर के सामने कच्चा रोड है या अभी बना नहीं है, तो ये समझिए कि वो रोड अभी 3-4 बार करके बनेगा, थोड़ा थोड़ा तो ऊपर उठेगा, यानी 1.5 से 2 फीट वो ऊपर उठेगा। तो आप जो अपने वो कच्चा रोड से कम जो प्लिंथ बीम का हाइट रखेंगे वो कम से कम 3 से 4 फीट ऊपर रखें। तो इस तरीके से कितना बार भी आपका वो रोड बने तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 फीट ही वो रोड उठेगा, तो भी आपके पास 2 फीट हाइट ज़्यादा रहेगा रोड से। इस तरीके से आपके आने वाले फ्यूचर में आपके घर में पानी घुसने या किसी तरीके का समस्या नहीं आएगी। अगली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोग मिस क्या करते हैं कि प्लिंथ बीम के नीचे बहुत जगह देखा गया है क्या कि वो ब्रिक वर्क नहीं कराते हैं, वो दीवार नहीं बनाते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि मिट्टी की भराई करते हैं और उस पर ईंट की सोलिंग करते हैं और उस पर सरिया बांध के प्लिंथ बीम की ढलाई कर देते हैं। अब आप जानते हैं कि प्लिंथ बीम के ऊपर हमारा पूरा घर का दीवार होता है, तो ऐसे में अगर आप वहाँ से जो मिट्टी है बारिश के टाइम में अगर अगल बगल से कहीं से पानी उसमें घुसता है या बारिश में अगर वो मिट्टी दबती है, वो मिट्टी अगर सेटल डाउन होती है, तो प्लिंथ बीम हमारा सेटल डाउन होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे दीवारों में क्रैक आ सकता है, हमारे घर की मजबूती कम हो जाती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क जरूर देना है, और ये ताकि वो जो ब्रिक वर्क आप दिए रहेंगे तो दीवारों आपके प्लिंथ बीम को बैठने नहीं देगा, मिट्टी सेटल डाउन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दीवारों में किसी तरीके का आगे चल के कोई क्रैक नहीं आएगा और घर मजबूत बना रहेगा। तो बता दूं कि जो मिनिमम साइज आपको देना है प्लिंथ बीम में, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि अगर सिर्फ आप 1 मंजिल का मकान बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर या फिर ग्राउंड फ्लोर +1, यानी कि 1 मंजिल और या फिर 2 मंजिल का मकान, तो उसमें जो प्लिंथ बीम का जो मिनिमम आपको साइज रखना है वो 9 इंच बाई 9 इंच का रखना है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप उसमें 9 इंच बाई 12 इंच का, 9 इंच बाई 15 इंच का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम 9 इंच बाई 9 इंच से कम आपको नहीं रखना है। और वहीं मान लीजिए कि आप 2 मंजिल का मकान बना रहे हैं या 3 मंजिल का, तो उसमें जो प्लिंथ बीम का आपको मिनिमम साइज रखना है वो देना है 9 इंच बाई 12 इंच का या 9 इंच बाई 15 इंच का, यानी कि 230 mm बाई 300 mm का, उससे कम नहीं देना है। अब बात करें कि इसमें स्टील कितना देना है, तो मिनिमम जो कम से कम आपको स्टील रखना है वो 4 स्टील आपको देना है, कितने 12 mm का, उससे कम का नहीं देना है। अब ठेकेदार लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, आपके जो बीम होता है उसमें कहते हैं क्या कि 10 mm का 4 स्टील आप डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लिंथ बीम ही तो है, आप 1 मंजिल का मकान बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। IS स्टैंडर्ड कोड जो हमारा कहता है 456 के हिसाब से कि मिनिमम जो स्टील आपको देना है वो आपको 12 mm का 4 स्टील देना है, उससे कम डाया का स्टील आपको प्लिंथ बीम में नहीं देनी चाहिए।
अब जो ये प्लिंथ बीम बनाने में हम जो स्टीरअप देंगे, यानी जो जिसे हम रिंग भी कहते हैं, तो रिंग जो है वो आपको 8 mm डाया के स्टील से देना चाहिए, उससे कम डाया के स्टील में नहीं देना चाहिए। मैं बहुत जगह देखा हूँ ठेकेदार लोग क्या करते हैं 6 mm का सरिया लाते हैं और उससे वो जो स्टीरअप होता है वो बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है उनको, और दूसरी बात क्या कि उसको मोड़ने काटने में आसानी रहती है। तो लेकिन उनको दोस्तों बहकावे में नहीं आना है। 8 mm डाया से कम का आपको स्टीरअप के लिए सरिया इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा चीज़ ये कि जब भी रिंग में प्लिंथ बीम का जो हम बीम बनाते हैं तो उसमें जो रिंग डालते हैं, जो स्टीरअप डालते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि जो एक रिंग से दूसरे रिंग की जो दूरी है वो मैं देखा हूँ कि 300 mm मतलब कि 12 इंच, 1 फीट से ज़्यादा 12 इंच 14 इंच का रख देते हैं। और तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है। जो IS स्टैंडर्ड कोड होता है उसके हिसाब से वो कहता है कि सेंटर में, जैसे कि मान लीजिए कि आपका रिंग जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की जो दूरी अगर मान लीजिए आपका 10 फीट है, तो उसमें जो आपको स्टीरअप देंगे, रिंग देंगे, तो बीच का जैसे कि एक पिलर से आप 2.5 फीट 3 फीट का जगह ले लें, तो वो 3 फीट तक आपको जो रिंग का दूरी देना है वो 5 इंच का देना है। फिर बीच में जो आपको 3 फीट का जो दूरी है उसमें आपको कितना 6 से 7 इंच का रखना है, और फिर जो लास्ट का 3 फीट बचेगा उसमें आपको सिर्फ 4 से 5 इंच का देना है। तो जहाँ जहाँ कॉलम का एंड पॉइंट होगा तो ये वहाँ पे आपको जो दूरी है स्टीरअप का वो कम कर देना है। सेंटर में आप ज़्यादा दूरी बढ़ा सकते हैं, 1 से 2 इंच ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। अब ठेकेदार लोग उसका स्पेसिंग इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जहाँ पे हमारा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि एंड पॉइंट पे आपको दूरी कम रखनी है, लेकिन वो वहाँ पे भी 12 इंच 10 इंच 14 इंच का रखते हैं। तो इसी वजह से क्रैक आपको देखने को मिलता है कॉलम के जंक्शन पे। स्टीरअप में एक और बड़ी मिस्टेक ये की जाती है कि जितना भी रिंग बनाया जाता है, यानी स्टीरअप बनाया जाता है, तो जो उसमें हुक होता है ना, वो हुक या तो बहुत छोटा काट दिया जाता है। तो हुक का जो मूड़ा रहेगा, जो दोनों साइड से मूड़ा है, ये जो लेंथ है आप जैसे देख रहे हैं, ये कम से कम आपको 9D यानी कि कम से कम 3 इंच होना चाहिए। और दूसरी बात कि ये आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा ये मोड़ के छोड़ दिया गया है 90 डिग्री पे, ये बिल्कुल गलत है। जब इस बीम पे कोई लोड पड़ेगा तो ये क्या होगा कि वहाँ से जब ऊपर उठेगा बीम अपने कॉर्नर से, तो वो वहाँ से क्या है कि खुल सकता है। तो यहाँ पे जो स्टीरअप है, कम से कम आपको जो हुक है वो आपको 135 डिग्री पे मुड़ा होना चाहिए, तब जाके वो अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा। वो जो बीम का सरिया है उसको निकलने नहीं देगा बाहर। और जितने भी स्टीरअप यानी जो रिंग आप देंगे वो आपका हुक जो होगा वो अल्टरनेट में रहेगा। जैसे आप एक डाले, आप देख सकते हैं कि इस साइड इसका फेसिंग है, तो दूसरा जो हमारा रिंग है उसका जो फेसिंग है दूसरे साइड है। और जितना भी हुक रहेगा, जो हुक वाला फेस रहेगा, वो सब अपर साइड में रहेगा, नीचे की तरफ नहीं देना है। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि नीचे की तरफ दिया गया है, तो ये गलत तरीका है। आपको जितना भी हुक का पोजीशन यानी स्टीरअप का जो मुंह होता है वो ऊपर रहेगा और अल्टरनेट रहेगा। एक आपको इस साइड रहेगा तो दूसरा उसके दूसरे साइड रहेगा। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होती है कि प्लिंथ बीम के लिए जो आपको स्टील लेना है वो किस ग्रेड का लेना है। तो आपको कम से कम, जो मार्केट में आजकल बहुत सारे ग्रेड के आपको स्टील मिलते हैं, तो कम से कम आपको Fe 500 ग्रेड का जो स्टील होता है वो लेना है। उससे कम ग्रेड का आपको स्टील इस्तेमाल नहीं करना है। 4 पीस स्टील जो भी लेना है, आप ब्रांडेड सरिया लें, कोई भी अच्छे कंपनी का सरिया लें 4 पीस, और उस पर जो ग्रेड होता है, ग्रेड आप देखें कि Fe 500 उस पर लिखा है कि नहीं, SD या फिर D लिखा होगा तो और अच्छा है, और वो आप सरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली पॉइंट आती है लैपिंग और लैपिंग जोन के बारे में। तो जो हम बीम में जो लैपिंग अपना देंगे, तो वो कभी भी आपको जो लैपिंग देना है, जैसे कि ऊपर का जो स्टील है, जो ऊपर का स्टील है यानी कि वो आपका कंप्रेशन जोन है, जो नीचे का स्टील है वो टेंशन जोन में है। तो जो ऊपर का कंप्रेशन जोन का जो लैपिंग होगा वो 24D के हिसाब, 24D के हिसाब से होगा, और नीचे का जो टेंशन जोन में स्टील है 45D के हिसाब से होगा। अब जैसे यहाँ पे आप एक बीम देख रहे हैं, तो जो ऊपर में अगर आपको लैप चढ़ा रहे हैं, तो जो ऊपर में लैपिंग आएगा वो उसके सेंटर में आएगा। जैसे बीम का जो सेंटर पोजीशन होता है 10 फीट का जैसे बीम है, तो उसको आप क्या करें 3 पार्ट में डिवाइड कर देते। 3 फीट उधर चला गया, 3 फीट इस साइड चला गया, बीच में 3, 3.5, 4 फीट का जो जगह बच रहा है, तो उसी 4 फीट में आपको ऊपर का सरिया को लैप देना है। और नीचे वाले जो टेंशन जोन में जो सरिया रहते हैं, बॉटम स्टील जो रहते हैं, वो आपको कॉलम के पास एक आप इस साइड दे दे, एक आप उस साइड दे दे लैपिंग, यानी दोनों तरफ आपको अल्टरनेट लैपिंग देना है। एक जगह सभी सरिया को लैपिंग नहीं देना है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ही जगह दे दिया गया है, ऊपर का भी स्टील का, नीचे का भी स्टील का। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, यहाँ इस बीम में फेलियर हो सकता है। अगले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेवलपमेंट लेंथ। अब डेवलपमेंट लेंथ देना आपके बीम में बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट लेंथ कहाँ देना है, जैसे कि हमारा जहाँ पे बीम का एंड होता है, जहाँ हमारा बीम ख़त्म हो रहा है, जैसे कि बीम जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम सरिया अपना काट के सीधा अगर वहाँ पे नहीं दे सकते हैं, वहाँ सरिया को आप मोड़ दीजिए। 6 इंच 8 इंच नीचे मोड़िए ऊपर वाले सरिया को, और नीचे वाले सरिया को ऊपर मोड़ दीजिए, और दोनों को आपस में बांध दीजिए। फिर बीम सीधा चला गया, और जहाँ पे अगर कॉलम के पास ख़त्म हो रहा है तो कॉलम में उसको मोड़ के अंदर घुसा दीजिए।
ठीक है। तो और फिर नीचे और ऊपर वाले सरिया को कॉलम के स्टील से वहाँ पे बांध दीजिए। तो वो क्या है कि इस तरीके से आप दीजिएगा तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनाएगा हमारे कंक्रीट के साथ, हमारे कॉलम के स्टील के साथ। प्लिंथ बीम के ढलाई के लिए कभी भी जो आपको जो कंक्रीट इस्तेमाल करना है वो M20 ग्रेड का, आप कोशिश करें कि M25 ग्रेड का कंक्रीट से उसकी ढलाई की जाए। यानी कि एक तसला आप सीमेंट ले रहे हैं तो एक तसला आपको बालू लेनी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 तसला आपको एग्रीगेट यानी रोड़ी लेनी है। तो M25 हो गया। लेकिन अगर वैसा नहीं हो पा रहा है तो मिनिमम आपको कम से कम M20 ग्रेड का कंक्रीट लेना है। उससे कम का आपको ग्रेड का कंक्रीट से प्लिंथ बीम की ढलाई नहीं करवानी है। तो M20 जो होता है हमारा 1:1.5:3 रेशियो का होता है। यानी कि एक तसला आपका सीमेंट हो गया तो 1.5 तसला आपका बालू हो गया और 3 तसला आपकी रोड़ी जिसे हम गिट्टी बोलते हैं, कपची बोलते हैं, वो लेनी है। अब ढलाई से पहले हमें क्या है कि प्लिंथ बीम की पूरी शटरिंग करनी है। शटरिंग में लोग करते क्या है कि प्लिंथ बीम के साइड में देखा जाता है क्या कि वो ईंट ऐसे ही जो उनके पास ईंट होती है वो लगा देते हैं और उसके बाद प्लिंथ बीम की ढलाई शुरू कर देते हैं। ईंट लगाने से दिक्कत ये होती है कि उस ईंट में गैप होता है, तो जब आप मसाला डालते हैं तो उस गैप से हमारे सीमेंट का पानी होता है, जो हमारी रेते होते हैं, बालू होती हैं, वो सब निकल जाती हैं। सिर्फ एग्रीगेट जो हमारी रोड़ी होती है, रोड़ी बच जाती है। तो इस तरीके से हमारा प्लिंथ बीम मजबूत नहीं होता है। दूसरी बात ये कि उसमें आप एक तो मजबूत शटरिंग नहीं होती है, ईंट ऐसे ही बस लगा दी जाती है तो उसमें वाइब्रेटर वगैरह चलाते हैं तो वो हट जाती है, तो हमारा पूरा मसाला वहाँ से गिर सकता है। दूसरी बात ये कि वहाँ पे आप जो है लास्ट में उसकी क्यूरिंग वगैरह तराई करते हैं तो जो ईंट है, ईंट हमारे कंक्रीट से ज़्यादा ईंट वहाँ साइड की जो होती है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, तो हमारे कंक्रीट में अच्छे से तराई नहीं हो पाती है। तो इसलिए शटरिंग जो है हमेशा आपको MS प्लेट मिले या फिर जो प्लाई बोर्ड मिले उससे आपको शटरिंग करनी है और अच्छे से उसको वायर से बांध देनी है। तब जाकर उसमें आप वाइब्रेटर चलाइए या कुछ भी कीजिए तो अपने जगह से हटेगी नहीं। और ढलाई से पहले आपको करना क्या है कि उसमें आपको कवर ब्लॉक लगा लेनी है। ठेकेदार लोग गलती क्या करते हैं कि वो कवर ब्लॉक का ध्यान नहीं रखते हैं। वहाँ पे वो अगर आप मालिक कहता भी है तो ईंट के टुकड़े या रोड़ी जो हमारे साइड पे अवेलेबल होती है, गिट्टी, वो लगा देते हैं। तो ये अच्छा से काम नहीं करता है। वो ईंट के टुकड़े या लकड़ी जो होते हैं जो लगाए जाते हैं वो बाद में गल जाते हैं, तो हमारे प्लिंथ बीम में गैप बना रहता है, जिससे हमारा उसके अंदर का स्टील जो है सरिया सड़ने लगता है पानी पड़ने पर या पानी कंटेक्ट में या मिट्टी कंटेक्ट में आने पर। तो इसलिए आपको जो M20 ग्रेड का ही कवर ब्लॉक या M25 ग्रेड का कवर ब्लॉक आपको मार्केट में मिल जाता है, ये ले लेना है। और ये आपको हर 800 mm या 800 mm 3 फीट के दूरी पे कम से कम आपको लगाना है। साइड में भी लगानी है और नीचे भी लगानी है। अब बात कर ले इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि प्लिंथ बीम की डी शटरिंग कब करनी है। तो देखिए, अगर प्लिंथ बीम जो आप बनाए हैं उसके नीचे अगर आपकी दीवार है, ब्रिक वर्क है, तो आप उसका डी शटरिंग जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे में कर सकते हैं। और वहीं अगर आपके उसके नीचे दीवार नहीं है, मिट्टी है या सोलिंग है, तो आपको जो उसका डी शटरिंग करना है कम से कम आपको 48 से 72 2 से 3 दिन रुक के तब उसकी शटरिंग हटानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, जैसे कि प्लिंथ बीम की तराई। तो प्लिंथ बीम की जो तराई है, क्यूरिंग है, वो आपको कम से कम हफ्ता दिन तक उसकी क्यूरिंग करनी है। और क्यूरिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लिंथ बीम के ऊपर आप पाइप से या फिर पानी ऐसे गिरा दे रहे हैं फिर हो गया है, ऐसा नहीं है। कंक्रीट धीरे धीरे पानी को ऑब्जर्व करता है, सोखता है। तो जितना पानी उस पर आप मॉइस्चर बनाए रखेंगे उतना वो मजबूत होता रहेगा। तो इसलिए आपको उस पर क्या करना है कि गीला जो बोरी होता है, जूट के बोरी, वो डालते रहनी है, जिससे कि हमारा कंक्रीट है हमेशा उसमें मॉइस्चर मिलता रहे। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाती